अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको अपने चैनल फिजियोथेरेपी हब में खुशामदीद कहता हूँ। हम आज पार्किंसन डिज़ीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास पार्किंसन डिज़ीज़ होती क्या है, इसके कॉज क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं और कौन कौन से सिम्टम्स हमें ये शो करती है। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्किंसन डिज़ीज़ है क्या। पार्किंसन डिज़ीज़ एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि क्या करवाती है, हमारे बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट्स को या अनइंटेंडेड मूवमेंट्स को कॉज करती है। इसमें हमारे पास शेकिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, इम्बैलेंस और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये सारी जो है ना इसमें कंडीशंस शो हो रही होती हैं। पार्किंसन डिजीज़ को हम पैरालिसिस एजिटेंस या शेकिंग पॉल्सी भी कहते हैं। ये मोस्टली जो है एज 50 के बाद डेवलप होती है और जिस शख्स को पार्किंसन डिजीज़ हो उसको जो है कोई भी इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट जो है उसके लाइफ स्पैन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी कंडीशंस इस तरह की हो जाती हैं कि वो ज़्यादा देर तक जो है सर्वाइव कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हम हिस्ट्री की पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से। तो सबसे पहले कम्बाटा एक एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम था, आयुर्वेदा, जिसमें इसने सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किया गया। उसके बाद जो है गैलन ने 175 हिजरी में जो है इसको शेकिंग पाल्सी का नाम दिया। इसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो जेम्स पार्किंसन ने जो है ऑब्ज़र्व किए 1817 में, जिसके बाद जो है इस डिज़ीज़ को पार्किंसन, उसी के नाम पर पार्किंसन डिज़ीज़ दिया गया। इसके बाद 1862 में मज़ीद वर्क हुआ इसके नाम को जो है वर्ल्ड वाइड जो है इसको कंसीडर कर लिया गया। उसके बाद 1990 में जो है ये ऑब्ज़र्व किया गया, ये मालूम किया गया कि इसकी कॉज क्या है। तो पता चला कि सब्सटेंशिया निग्रा हमारे ब्रेन का एक पोर्शन है जिसके डैमेज होने की वजह से, जिसकी डीजेनरेशन की वजह से जो है हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट फिर जो है हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट प्लान आई 1968 में, एल-डोपा का यूज़ किया हमने। इसके बाद मज़ीद इसको 1997 में पता चला हम जीन म्यूटेशन की वजह से भी हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ कॉज होती। सिम्टम्स की बात करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स किस तरह के होते हैं। हमारा जो पोस्चर है वो स्टूप पोस्चर हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है आगे की तरफ झुक जाती है। हमारे बैक की जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं। हमारे फ्लेक्सर्स के एल्बो के फ्लेक्सर्स हो गए, रिस्ट के फ्लेक्सर्स हो गए, वो तो इस तरह यानी कि वर्क हो जाता है कि हमारी जो एल्बो है वो हमेशा फ्लेक्स रहती है। इसी तरह रिस्ट भी हमारी फ्लेक्स रहती है। हमारी जो लेग है उसमें ट्रीमर्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो स्किन है वो बहुत थिन हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो ट्रंक है वो फॉरवर्ड साइड पे आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे आर्म की स्विंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। हैंड में ट्रिमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी हिप और नी भी स्लाइटली फ्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारी जो गेट पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हम शॉर्ट स्टेप गेट जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये सारे जो है पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। अब मोटर स्किल सिम्टम्स की बात की जाए कि मोटर वर्क कौन कौन से हमारे डिस्टर्ब होते हैं, तो ये सबसे पहले आता है ब्रेडिकिनेसिया। हमारे जो फेस के मसल्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो ब्लिंकिंग है आइज़ की वो जो है डिक्रीज़ हो जाती है। हमारी स्किन जो है फेस की वो थिन हो जाती है। हमारी जितनी भी फाइन मूवमेंट्स हैं हमारे फेस में वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा वोकल सिम्टम्स आते हैं। हमारी जो वॉइस है उसकी जो पिच है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से हमारी वॉइस जो है पेशेंट की वो हमें कभी बहुत स्लो आती है, यानी कि हमें उसकी बात वो जो है समझने में मुश्किल हो रही होती है। इसके अलावा हमारे जो मसल्स हैं वो उनमें रिजिडिटी काज होती है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ट्रीमर्स आ जाते हैं। हमारे मसल्स जो है कंटिन्यूस इंटेंशन ट्रीमर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। गेट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्टोनिया हो जाती है। डिस्टोनिया हम कहते हैं रिपिटेटिव मसल मूवमेंट को, कि जब भी वो रेस्टिंग कंडीशन में भी होगा तो उस सूरत में भी उसके मसल्स जो हैं मूवमेंट में होंगे, टेंशन क्रिएट कर रहे होंगे, जिस वजह से हमारा कोई भी मूवमेंट बॉडी पार्ट होगा ना मूवमेंट करते हुए ट्विस्ट कर जाएगा।
तो इससे मसल के जो टिश्यूज़ हैं या के जो फाइबर्स हैं उनका डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास है नॉन मोटर स्किल मूवमेंट्स। कौन कौन से डिस्टर्ब होंगे? हमारे मेंटल और बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा काज होते हैं पार्किंसन डिजीज़ की वजह से। हमारे सोचने समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमारी जो सेंस है स्मेल की वो भी डिक्रीज़ होती है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग काज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास स्किन कैंसर, मेलानोमा जिसको कहते हैं हम, स्किन कैंसर भी हो सकता है। क्यों? जैसे भी हमने बात की कि पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट जो होगा उसको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो स्किन उसकी थिन हो गई है। जब भी कोई आप सन रेज ही पड़ रही होंगी सिर्फ जस्ट, तो उस सूरत में भी हो सकता है मेलानिन की ज़्यादा पिगमेंटेशन की वजह से जो है वो स्किन जो है ख़राब होनी शुरू हो जाए और स्किन कैंसर का वजह बने। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं उसको बहुत सारे। पेन होगी जॉइंट में, स्लीपिंग प्रॉब्लम होंगी, वो जो है ना इंसोम्निया जैसे स्लीपलेस कह सकते हैं हम, वो भी काज हो सकती है अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में चला गया पार्किंसन। नहीं तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो है स्लीप आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी जो है ये तो उसको लाजमी होगी। इसके बाद कॉज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इसका कॉज तो हमने पहले डिस्कस किया कि सब्सटेंशिया निग्रा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक सब्सटेंशिया निग्रा एक स्ट्रक्चर है जो डोपामिन को रिलीज़ करवा रहा है, जो कि हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो जब हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा की डीजेनरेशन हो जाएगी तो डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा, जिस वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो सही से परफॉर्म नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा हमारे बसल गैंग्लिया जो है हमारा उसको डैमेज करना शुरू कर देगी। जब सब्सटेंशिया निग्रा हमारा डैमेज हुआ है तो बसल गैंग्लिया का ही एक हिस्सा है सब्सटेंशिया निग्रा, तो जाहिर सी बात है जब सब्सटेंशिया निग्रा उस पर डैमेज हुआ है तो सराउंडिंग एरिया को भी वो डिस्टर्ब करेगा। और बेसल गैंग्लिया हमारी मोटर मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जब बेसल गैंग्लिया इफेक्ट होंगे तो हमारी मोटर मूवमेंट भी इफेक्ट होगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। क्यों? अगर आपने पढ़ा हो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह वर्क करते हैं तो उसमें हमें हमारे जो कैल्शियम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज़ हो सके। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमारे पास वो जो हमारा डोपामीन है वो रिलीज़ ही नहीं हो सकेगा, जिस वजह से उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा और हमारा CNS जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन की हमने बात की कि जीन की म्यूटेशन की वजह से भी ये हमारे पास डिजीज़ काज होती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जीन म्यूटेशन उनमें आकर हो, नहीं तो जस्ट जो है हमारा सब्सटेंशिया निग्रा ही डैमेज हुआ होता है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है वो भी एक मेजर काज है पार्किंसन की डिजीज़ होने का। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमारी जो पार्किंसन डिजीज़ हो रही है वो जस्ट जो है हमारे पास डायरेक्ट ऐसे नहीं हो रहा कि आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी आपको। कुछ स्टेजेस हैं उसकी, 5 स्टेजेस में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है बॉडी में ट्री बनाना शुरू होते हैं एक साइड पे। उसके बाद जो हमारे मसल्स हैं बोथ साइड के वो रिजिड होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी वॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये मसला बढ़ता जाता है। और फिर 4th स्टेज में हमारे पास क्या होता है कि हमें कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम कोई भी प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, तो हम जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जब 5 स्टेज आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चली जाती है डिज़ीज़, जिस वजह से हमारे लिए खड़ा होना भी, चलना भी और खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि हमारी लाइफ प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम ट्रीटमेंट की। तो अभी हमने बात की कि डोपामीन की कमी की वजह से जो है हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ हो रही है, तो हमने क्या करना है, डोपामीन के लेवल को मेंटेन करना है। लेकिन हमारी बॉडी में जो है हम डोपामीन डायरेक्ट नहीं ले सकते। क्यों? हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इस तरह उसका डेवलपमेंट है कि हमारे पास जो डोपामीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड। तो जिस वजह से हमने डोपामीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक ड्रग आती है जिसको हम कहते हैं लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है हम नर्व सेल्स को
प्रोवाइड करते हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे पास जो है हमारे ब्रेन में जाकर एक्टिव होकर डोपामिन को रिलीज़ करवाती है। जिस वजह से हमारे जो कमी है डोपामिन की वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा सर्जरी में हमारे पास क्या है कि हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देते हैं ताकि हमारे पास जो रिजिडिटी काज हुई है या ट्यूमर्स आए या ब्रेडिकिनेसिया की कंडीशन आई है वो रिड्यूस हो सके काफ़ी हद तक। नहीं तो अदरवाइज़ इसकी सर्जरी का कोई इतना मेजर ट्रीटमेंट नहीं है। जब आपके पास एक सब्सटेंशिया निगरा एक पार्ट ही वो डैमेज हो चुका है तो उसको आप अब रिलीज़ करवा दो तो भी वो कंडीशन रहेगी, और या चेंज करना तो मुमकिन ही नहीं है हमारे पास। तो ये सारा थी पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से मालूमात। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है। तो अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।